हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो उसमें हमने सोलिबिलिटी डिस्कस की थी और उसके फैक्टर डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर होते हैं। एक आपका होता है नेचर ऑफ गैस, दूसरा होता है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। तो नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर वाला हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको बेसिकली क्या बोल देते हैं हम, हेनरी लॉ। क्या बोल देते हैं? हेनरी लॉ। तो क्या ये हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हेनरी लॉ। तो प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है? तो प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है गैस की सोलिबिलिटी के ऊपर, जब उसको लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हेनरी ने बताया था, इसलिए उसके नाम पे लॉ बन गई हेनरी लॉ। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम गैस को डिज़ोल्व करवा रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो वो हमें पता है क्या है, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। तो कहते हैं सपोज कर लो हमारे पास ये 2 कंडीशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड सोलवेंट है और यहाँ पे जो हमारे पास गैसेस पार्टिकल है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो कह रहे हैं ये एक मूवेबल पिस्टल है। तो अगर कहता है इस पर कुछ ना करें, नॉर्मल रखें, तो ये ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर एक वेट रख देता हूँ W1, क्या रख देता हूँ, वेट W1 रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये वाली जो गैस है इसकी जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में जाएंगे, सोलवेंट में जाएंगे, और उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो इसमें जो गैसेस पार्टिकल हैं वो वेपराइज होकर सोलवेंट से वापस गैसेस स्टेट में जाएंगे, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, उससे वो वापस लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। तो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में है। लेकिन जब वेट डालेंगे, वेट डालना यानी हमने मास ऐड किया, यानी हमने एक प्रेशर ऐड किया, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल को किस में लेकर जाएगा, सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलिबिलिटी जो है वो इसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमारे पास जो हेनरी लॉ है उसके इफेक्ट को जो स्टडी किया गया, उसको 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम जो डेफिनेशन दे सकते हैं, नंबर 1 क्या है, द मास of a gas dissolve, the mass of a gas dissolve in a given volume, in a given volume of the liquid at that temperature, at that temperature या constant temperature is directly proportional to the pressure applied on the liquid। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो मास है उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके, यानी मास डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, K। तो K यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हेनरी कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, हेनरी कांस्टेंट, जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द लिक्विड, और जो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है उसके ऊपर। P प्रेशर जो एक्सटर्नल लग रहा है वो, और M क्या हमारे पास, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व। दूसरी डेफिनेशन जो हमारी ये बताती है, बस उसमें हम मास की जगह क्या ले जाते हैं, सोलिबिलिटी टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं, सोलिबिलिटी। तो उसमें हम कहेंगे the solubility of a gas dissolved in a given volume of the liquid at that temperature directly proportional to the pressure applied on the liquid। क्या हो जाएगा, उसमें भी यही इक्वेशन रहेगी। तो तीसरी है
आप कोई भी एक याद रख लो जो आपको सही लगे, वो आप याद रख सकते हो तीनों में से। तीसरी मैं कहूँगा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखें। तो वो किसकी टर्म्स में है? वो है मोल फ्रैक्शंस की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में है? मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। तो वो क्या बताता है कि कोई भी जो गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के ऊपर? उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो गैस की प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। तो क्या होगा? दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड या सॉल्वेंट कह सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे? KH। X क्या है? मोल फ्रैक्शन, P प्रेशर, और KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। क्या है? हेनरी कांस्टेंट, जो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और टेम्परेचर के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में? मोल फ्रैक्शन यानी X और पार्शियल प्रेशर P, तो वो हमें क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। अब हेनरी लॉ की कुछ कंडीशंस हैं, ये केवल उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जो क्या होती हैं? आइडियल गैसेस होती हैं। क्या हो? आइडियल गैसेस हो। दूसरी बात, जो ये हमारे पास हेनरी लॉ है वो कब एप्लीकेबल होती है? जब गैसेस हैं वो फिजिकली डिसोल्व हो, उसकी कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। इनको हम इसकी कंडीशन भी कह सकते हैं या हेनरी लॉ की लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो KH की वैल्यू है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे KH की वैल्यू भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही गैस की सोलिबिलिटी उस सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कम होगी, क्योंकि जो सोलिबिलिटी है वो हेनरी कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ होती है हमारे पास हेनरी लॉ। अब बात आ जाती है इसकी एप्लीकेशन की, यानी इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो बहुत यूज़ है हेनरी लॉ के। तो सबसे पहला यूज़ है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। बीवरेज यानी पेय पदार्थ। तो उसके अंदर जो हमारा क्या है? हेनरी लॉ है, उसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जो CO2 गैस है, कार्बोनेटेड यानी CO2 गैस है, उसको जब ऐसे बीवरेज में डालते हैं तो वो उस लिक्विड को ख़राब होने से बचाता है। तो क्या होगा? वो उसको बचा के रखेगा। जितना ज़्यादा CO2 गैस होगी उसके अंदर उतना ज़्यादा क्या है? वो प्रिजर्व रहेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है? जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या जीरा लेमन जो गोली वाला बनता है उसको बनाया जाता है, उसको हाई प्रेशर पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी उसमें CO2 गैस ज़्यादा होगी और उतना वो क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा। दूसरी एप्लीकेशन, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के ऊपर भी हेनरी लॉ के किया है यूज़ है, एप्लीकेशन है। कैसे? क्योंकि जो बायो वाले हैं वो तो समझते होंगे कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर। किसकी वजह से? ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर। अब ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन का बाहर अमाउंट ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, यानी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है। और हमारे लंग्स के अंदर कम है तो पार्शियल प्रेशर कम है। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूज़न तो कोई भी गैस कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई से लो। तो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लंग्स के अंदर आएगी। पर इसके अपोजिट जो हमारे लंग्स में कौन सी गैस, जो हमारी बॉडी से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? CO2 गैस। तो वो जो CO2 गैस है
वहाँ पे लंग्स के अंदर उसका क्या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और बाहर हमें पता है कितना है 0.03, बहुत कम है। तो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ज़्यादा से बाहर कम की तरफ आएगी, यानी लंग्स से CO2 बाहर की तरफ आ जाएगी। तीसरी एप्लीकेशन ये है कि जो क्या होते हैं स्कूबा डाइवर यानी गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेकर जाते हैं। वो भी क्यों, क्योंकि वो भी किसके बेस पे है, हेनरी लॉ के बेसिस पे। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम होती जाएगी, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पर उसके अपोजिट नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, उसकी सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी और उससे क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। और अगर हम वो जो स्कूबा डाइवर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर ना लेकर जाएं अपने साथ, तो क्या हो जाएगा, उनको नाइट्रोजन मिलनी शुरू हो जाएगी। और नाइट्रोजन जब हमारे ब्लड में जाएगी तो हमारे ब्लड में बैंड बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होता है, एक पेन होता है जो कई बार इतना खतरनाक होता है कि उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए स्कूबा डाइवर अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। चौथी बात, जो पीपल कहाँ पे रहते हैं, हाई एटीट्यूड्स पे रहते हैं, नहीं पहाड़ियों पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमें पता है जैसे जैसे एटीट्यूड्स बढ़ेगा वैसे वैसे जो गैसेस का प्रेशर होता है वो कम होता जाएगा, तो ऑक्सीजन का भी कम होता जाएगा। ऑक्सीजन गैस हमें क्या मिलेगी, वहाँ पे कम मिलेगी। तो वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हाई एटीट्यूड्स पे लोग रहते हैं उनको एक भूलने की या सोचने की बीमारी हो जाती है, यानी वो पूरी तरह से नहीं सोच पाते। उस बीमारी को बोलते हैं अनॉक्सिया, जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। कई बार इसका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, बुक में आपको दिया होगा, नहीं समझ आएगा तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो अगला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमने +1 में पढ़ा हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि वो वाला प्रेशर जो कोई लिक्विड एक्सर्ट करता है, जब उसके लिक्विड के जो कुछ मॉलिक्यूल हैं वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि नेचर जो है सॉल्वेंट का वो कैसा है। जैसे आपको पता है पानी है, एक शहद है और एक पेट्रोल है, तो इसमें से सबसे जल्दी कौन उड़ेगा, पेट्रोल उड़ेगा, फिर पानी के वेपर बनेंगे और दूध के सबसे लेट में बनेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल है उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत वीक है। वीक होने की वजह से उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, पानी के कम और दूध के उससे भी कम। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके बीच में कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, जितना उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। दूसरी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास हो जाता है वेपर प्रेशर। तो आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, वैसे तो हेनरी लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो हमारे पास है रोल्स लॉ। क्या है, रोल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। रोल्स लॉ क्या कहता है, तो ये किसके लिए है, ये कोई भी जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर जो कंपोनेंट है सल्यूट और सॉल्वेंट, उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा उसके बारे में ये लॉ हमें बताती है। तो आज हम इसकी केवल डेफिनेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसके जो एस्पेक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। एक कब, जब दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड हों उस केस में, यानी उसको हम बोलते हैं रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन। और दूसरा है जब सल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, वोलाटाइल होगा। तो पहले आज हम डिस्कस करते हैं। तो रोल्स लॉ ये बताता है कि जब कभी भी हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो सोल्यूशन है, यानी उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट है, और वो क्या है, एक तरह से हम क्या केस मानकर चल रहे हैं कि वो दोनों वोलाटाइल हैं। तो वोलाटाइल है तो हमें पता उनके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर बनेंगे और उनका वेपर प्रेशर भी होगा।
पर जब वो फ्री स्टेट में होते हैं उनका प्रेशर अलग होता है, जब कंबाइंड स्टेट में होते हैं वो अलग होता है। तो अब वो सोल्यूशन स्टेट में है, तो उस सोल्यूशन स्टेट में उस सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, रोड्स लॉ। तो ये बताता है कि कोई भी जो कंपोनेंट है जब वो सोल्यूशन स्टेट में है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्यूशन में, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर या हम कहें उसका वेपर प्रेशर जब वो क्या था, फ्री स्टेट में था, प्योर स्टेट में था। उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होगा वो उस कंपोनेंट का क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर होगा। तो क्या स्टेट देता है ये, क्या डेफिनेशन देता है, दी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर, मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर of that component in pure state। ठीक है, क्या होगा वो प्योर स्टेट में जो होगा उसके। सपोज करो हमारे पास एक कंपोनेंट है A और एक कंपोनेंट है B, तो जो A कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कितनी है, x1, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी मोल फ्रैक्शन x2, और जो पार्शियल प्रेशर है इसका क्या मान लेते हैं हम, PA0, और इसका क्या मान लेते हैं, PB0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो होगा A कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इसकी कितनी है, x1, मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो ये प्योर स्टेट क्या है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, x2 इंटू P0B। अब हमें पता है ये सोल्यूशन फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो क्या कहता है, जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा P वो किसके इक्वल होगा, हमारा PA प्लस PB के इक्वल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोड्स लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार, और कई बार इसको वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल की टर्म्स में इसकी एक्सप्रेशन करें वो पूछ लेते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज आप इसकी डेफिनेशन, हेनरी लॉ और पिछले वाला जो टॉपिक है वो भी आप करें, और जिसको कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। और मैंने ग्रुप में असाइनमेंट दी थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्यूशन चैप्टर के बेस पे, तो उसको किसी ने भी मेरे हिसाब से सोल्व नहीं किया, अगर किया होता तो कोई डालता भी, हमने ये किया हुआ है, तो वो अभी तक कोई सोल्व नहीं हुआ, तो वो आप सोल्व करें और जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे से डिस्कस करें। और लेक्चर आप ज़रूर देखें, और कोई, क्योंकि देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। हैव ए नाइस डे।